कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे खतरनाक असैसिन नैरो से, जो बंजर इलाके में रस्सी के फंदे में लटक रखा है, जिस दौरान उसके पैरों के नीचे सिर्फ एक पत्थर था और ये मौत का एक ऐसा जाल था जहां नैरो जब तक उस पत्थर पर खड़ा है तब तक जिंदा है, पर जैसे ही उसकी हिम्मत जवाब देगी वैसे ही उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर इसके नाजुक हालातों को देखकर आप लोग इसको कोई मामूली इंसान समझने की भूल तो धोखे से भी मत करना, क्योंकि नैरो के नाम से सच में लोग थर थर कांपते हैं और वो सिर्फ एक असैसिन नहीं है बल्कि एक लेजेंड है जिसको किसी से डर नहीं लगता। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद भी वो इतनी बेबस हालत में कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे चलना पड़ेगा, जब नैरो अपने राज्य के वाइस काउंसिल रोशामॉर्ट का सबसे वफादार असैसिन हुआ करता था और रोशामॉर्ट को अपने पिता की तरह मानता था। खैर उस दिन जब वो रोशामॉर्ट के घर में जाता है तो वहाँ पर रोशामॉर्ट की बेटी हॉर्टेंस रो रही होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके मंगेतर की मौत पश्चातापियों से लड़ते हुए हो गई थी। उसका मंगेतर असल में उनके ही राज्य के राजा का बेटा था, जिस वजह से राजा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और तब राजा के पूछने पर नैरो सबको बताता है कि राजा का बेटा और नैरो दोनों साथ में ही पश्चातापियों से लड़ रहे थे, जिस दौरान उन्होंने लगभग सबको मार गिराया, लेकिन नैरो की जान बचाते हुए राजकुमार मारे गए। ये सुनने के बाद राजा अपने बेटे के ऊपर गर्व करते हुए वहाँ पर से चला जाता है और रोशामॉर्ट हॉर्टेंस को भी उसके कमरे में भेज देता है। पर इसके बाद उसके नैरो से बात करने पर यह बात सामने आती है कि असल में हॉर्टेंस के मंगेतर को रोशामॉर्ट ने ही नैरो से मरवाया था, क्योंकि असल में जल्दी ही मंगेतर के पिता का खजाना खाली होने वाला था, जबकि रोशामॉर्ट चाहता था कि उसकी बेटी वेलेंड्रिच किंगडम के राजकुमार से शादी करे, जो असल में एक बच्चा था जिसको बहला फुसलाकर बाद में रोशामॉर्ट उसे अपने हिसाब से चला सकता था। खैर फिलहाल के लिए हॉर्टेंस के मंगेतर को मारने के लिए रोशामॉर्ट नैरो को सोने की पोटली देता है, जिससे लेकिन नैरो वहाँ पर से खुशी खुशी चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद अचानक से रोशामॉर्ट के पास शहर का काउंसिल आता है, जिसे पता चल गया था कि हॉर्टेंस के मंगेतर को रोशामॉर्ट ने ही मरवाया है। इसी वजह से वो रोशामॉर्ट को ब्लैकमेल करता है, पर फिलहाल के लिए रोशामॉर्ट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर उसे वहाँ पर से भेज देता है। इधर दूसरी तरफ नैरो उस रात अपने सोने के सिक्के उड़ाने के लिए उस समय के रेड लाइट एरिया पर पहुंच जाता है, जहाँ लाबॉर्गने नाम की काणी औरत उसको लगातार देखे जा रही थी। और अभी नैरो को यहाँ पर व्यस्त होता देखकर ब्रॉगनी अचानक से रोशामॉर्ट के कमरे में पहुंच जाती है। फिर इसके अगले दिन रोशामॉर्ट नैरो और अपने बाकी 6 असैसिन्स को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है, जिस दौरान वहाँ पर ब्रॉगनी भी मौजूद थी। और अभी रोशामॉर्ट चाहता था कि वो किसी तरह से काउंसिल को खत्म कर दे, वरना वो आगे चलकर रोशामॉर्ट के लिए खतरा बन सकता है। ये सुनने के बाद तो नैरो और बाकी सब पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि काउंसिल के पास हमेशा कड़ा पैरा होने की वजह से उसे खत्म करना नामुमकिन था। इस पर पीछे खड़ी ब्रॉगनी नैरो के साथी टोसेंट को ये काम करने को कहती है, जो बात सुनने के बाद नैरो और उसके सारे साथी टोसेंट के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। पर उसी शाम को अचानक से गाँव में ये शोर होता है कि काउंसिल को किसी ने जान से मार दिया है। ये सुनने के बाद तो नैरो भी हैरान रह जाता है। और अभी जब वो टोसेंट के घर में उससे मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि टोसेंट ने ही काउंसिल को जान से मारा था, पर अभी वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था और तभी अचानक उसका एक दांत भी टूट जाता है। इसके बाद टोसेंट नैरो को बताता है कि ब्रॉगनी ने उसके साथ एक अजीब सा काला जादू करके उसे डायरेक्ट काउंसिल के कमरे में ही पहुंचा दिया, जहाँ पर काउंसिल के अलावा कोई और मौजूद नहीं था, और उसी वजह से टोसेंट उसको जान से मार पाया। दरअसल ब्रॉगनी एक डायन थी जिसे कई तरह का काला जादू करना आता है। खैर इसके अगले दिन काउंसिल का फ्यूनरल होने के बाद रोशामॉर्ट काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो खुद काउंसिल बन जाएगा। इसीलिए शाम के समय में वो एक शानदार पार्टी का ऐलान करता है, जिसके बाद शाम के समय में पार्टी में जाने से पहले रोशामॉर्ट नैरो के लिए एक नेकलेस भी भिजवाता है, जिसे नैरो अपने गले में डालकर खुशी खुशी पार्टी में पहुंच जाता है। पर पार्टी के दौरान खाना खाते समय अचानक से हॉर्टेंस की रोशामॉर्ट से बहसबाजी हो जाती है कि उसके मंगेतर को रोशामॉर्ट ने ही मरवाया है। इसी वजह से वो रोशामॉर्ट के ऊपर गुस्सा करने के बाद वहाँ पर से अपने कमरे में चली जाती है, जिससे रोशामॉर्ट खुद भी गुस्से में आकर सभी लोगों को पार्टी से जाने के लिए कह देता है। मगर नैरो के जाने से पहले उसने नैरो को रोक लिया था। तब रोशामॉर्ट से बात करते हुए नैरो को ये बात पता चलती है कि ब्रॉगनी ने काउंसिल को मारने में रोशामॉर्ट की मदद करने के बदले में नैरो को मांगा था। तब नैरो तो ब्रॉगनी के पास जाने से मना करते हुए खड़ा हो जाता है, पर तभी अचानक से ब्रॉगनी वहाँ पर आकर अपने हाथ की मुट्ठी बनाती है, जिससे अचानक से नैरो के गले में मौजूद चैन उसके गले को कसने लग जाती है, क्योंकि ब्रॉगनी काणी ने उस चैन के ऊपर पहले से ही काला जादू कर रखा था। खैर अभी गला ज्यादा जोर से कसने की वजह से नैरो बेहोश हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद होश आने पर वो एक जंगल के पास में पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, और उस दौरान उसके सामने रोशामॉर्ट और उसके साथियों के साथ काणी ब्रॉगनी भी मौजूद थी। अब वैसे असल में ब्रॉगनी को शैतान के आखिरी वंशज की तलाश थी, जिसके साथ वो कोई रिचुअल करना चाहती है। कुछ समय पहले चर्च के एक छोटे पादरी को नैरो के शैतान का आखिरी वंशज होने के बारे में पता चला था, मगर जैसे ही उसने ये बात बड़े पादरी को बताई तो बड़े पादरी ने उसे बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मारने के बाद ये बात ब्रॉगनी को बता दी, और ब्रॉगनी तब से ही नैरो की तलाश कर रही है। खैर अभी नैरो को होश में आता हुआ देखकर ब्रॉगनी कुछ मंत्र पढ़ते हुए नैरो के हाथ में एक कट लगाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। लेकिन काफी देर रुकने के बाद भी जब कुछ भी नहीं होता तो ब्रॉगनी इस बात को समझ जाती है कि पक्का नैरो की कोई ना कोई औलाद भी है। इसीलिए वो गुस्से में नैरो के बाल पकड़ते हुए उससे उसकी औलाद के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन नैरो के हिसाब से तो अब तक उसकी शादी ही नहीं हुई थी, तो उसके बच्चे कैसे हो सकते थे। लेकिन ब्रॉगनी इस बात को जानती थी कि नैरो उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो फिलहाल नैरो को जिंदा छोड़कर रोशामॉर्ट से गुस्से में नैरो की औलाद के बारे में पता करने को कहती है और खुद वहाँ पर से चली जाती है। अब वैसे रोशामॉर्ट इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि अगर वो काणी ब्रॉगनी की मदद नहीं करेगा तो ब्रॉगनी उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगी। इसीलिए वो तुरंत ही अपने बाकी असैसिन से नैरो की औलाद के बारे में
में पता करने को कहता है और नैरो के हाथ से लगातार बह रहे खून को बंद करने के लिए उसके हाथ पर गरम गरम सरिया छुआ कर उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। इसके बाद रोशामोट के असैसिन नैरो की प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं, जिस दौरान बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद वो प्रोस्टिट्यूट आखिरकार बता ही देती है कि असल में बहुत साल पहले नैरो को कैलिस्टा नाम की एक औरत से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, जिसके बाद उनके घर में एक लड़की हुई और उसी दौरान कैलिस्टा की मौत हो जाने की वजह से नैरो ने अपनी बेटी को अनाथालय में छोड़ दिया। दूसरी तरफ काल कोठरी में नैरो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि तभी किस्मत से उसका दोस्त टोसेंट वहां पर पहुंचकर उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। पर अभी जब वो नैरो के कहने पर उसके गले की चेन काटने की कोशिश करता है तो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो चेन नहीं कटती। उसी दौरान टोसेंट की हालत उस ब्लैक मैजिक की वजह से और भी ज्यादा खराब होने लग गई थी, इसीलिए वो नैरो से किसी भी हालत में बॉर्डनी को जान से मारने के लिए कहता है। और तब नैरो भी सबसे पहले तो उसकी बात को मानकर वहाँ पर से भाग जाता है और फिर सुबह सुबह सीधा उस अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसने अपनी बेटी पर्ला को छोड़ा हुआ था। वहाँ पर पहुंचने के बाद वो वहाँ के केयर टेकर होरास को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, मगर होरास उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो पर्ला को तो किसी भी हालत में नैरो को नहीं देना चाहता था, क्योंकि बचपन में वहाँ पर पर्ला को छोड़ने के बाद उसके 14 साल तक का हो जाने के बावजूद भी आज तक नैरो उससे मिलने के लिए कभी नहीं आया था। पर फिलहाल के लिए जब नैरो होरास की बातों को नहीं मान रहा होता तो होरास उसको पर्ला के पास ले जाने के बहाने से कमरे के अंदर बंद कर देता है और तभी अचानक अनाथ आश्रम के दरवाजे को कोई बाहर से खटखटाता है, जिस आवाज को सुनने के बाद नैरो इस बात को समझ गया था कि वो कानी चुड़ैल यहाँ पर पहुंच चुकी है। तब नैरो होरास को दरवाजा खोलने के लिए बहुत बार मना करता है, लेकिन होरास उसकी बातों को न सुनकर नीचे जाके दरवाजा खोल देता है। पर अभी कानी चुड़ैल के हुलिये को देखते के साथ ही होरास को नैरो की बातों पर भरोसा होने लग गया था। पर अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बॉर्डनी अंदर आकर उससे नैरो की संतान के बारे में पूछने लग जाती है और अभी पर्ला के बारे में पता चलने पर वो होरास को बेहोश करते हुए पर्ला को ढूंढना शुरू कर देती है। इसी बीच नैरो ने भी जैसे तैसे अपने चक्कू की मदद से दरवाजे की कुंडी को खोल लिया था, जिसके बाद वो खुद भी पर्ला को ढूंढना शुरू कर देता है। मगर पर्ला के पास पहुंचने पर जैसे ही वो उसको उसके साथ चलने के लिए कहता है तो पर्ला उसको पहचान ना पाने के कारण अचानक से उसके ऊपर हमला करते हुए वहां पर से भागना शुरू कर देती है, जिस दौरान हुई आवाज की वजह से बॉर्डनी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। पर तब तक नैरो जैसे तैसे पर्ला का मुंह बंद करके उसे अपने साथ छत पर लेकर छुप जाता है, जहाँ आने के बावजूद भी बॉर्डनी उसको देख नहीं पाती और उसी समय पर होरास के घंटा बजाने की वजह से बॉर्डनी को फिलहाल वहाँ पर से जाना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय में रोशामोट को अपने एक साथी से बात करके पता चलता है कि नैरो जेल से फरार हो चुका है और काले जादू के असर के कारण टोसेंट की मौत हो चुकी है। वो इस बारे में बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर बॉर्डनी पहुंचकर वापस से रोशामोट को धमकाने लग जाती है और उसे किसी भी हालत में नैरो भी चाहिए था। पर तभी नैरो खुद ही वहाँ पर पहुंच जाता है। दरअसल नैरो वहाँ पर अपनी बेटी का सौदा करने के लिए आया था, जिसके बदले में उसे 10,000 सोनों की मोहरों के साथ साथ एक बोर्ड भी चाहिए थी। पर भी उसको अपने सामने देखते ही बॉर्डनी उसके गले में मौजूद काली चैन को वापस से कसना शुरू कर देती है, जिससे नैरो की हालत फिर से काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब वो बस उस चैन से अपना पीछा छुड़वाने के बदले में बॉर्डनी को पर्ला के बारे में फ्री में बताने को तैयार हो गया था। तब बॉर्डनी भी पर्ला की लोकेशन जानने के लिए उसके गले को छोड़ देती है। पर तभी अचानक नैरो पास में पड़े एक कांटे को उठाकर उसके गले में घुसा देता है और आराम से पास में रखी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। उस दौरान नैरो की हरकतों को देखते हुए तो रोशामोट की भी पैंट गीली हो गई थी, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि उसके नैरो को धोखा देने की वजह से नैरो अब उससे भी बदला लेगा। इसी वजह से रोशामोट उस कमरे में मौजूद अपने सारे कातिलों से नैरो को जान से मारने को कहता है, जिस दौरान नैरो अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर चढ़ के छलांग मारते हुए खिड़की से नीचे मौजूद झील में कूद जाता है। दूसरी तरफ होरास ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को देखने के बाद इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था, इसलिए वो लाइब्रेरी में जाकर सुपरनैचुरल चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है और तब जाकर उसे पता चलता है कि शैतान के आखिरी वंशज की मदद से शैतान को धरती पर वापस लाया जा सकता है, जिससे होरास को ये बात भी समझ आ गई थी कि वो कानी चुड़ैल पर्ला के जरिए पक्का शैतान को दुनिया में लेकर आना चाहती है। इससे होरास डरते हुए इस बात को समझ जाता है कि उसे उस कानी चुड़ैल के रिचुअल को पूरा करने से पहले ही पर्ला को जान से मारना पड़ेगा। इस बारे में बात करने के लिए वो अपने गाँव के चर्च के कन्फेशन रूम में जाता है, जहाँ पर फादर भी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरह से दंग रह गए थे और जैसे कि पर्ला को पाल पोस कर बड़ा करने की वजह से होरास को उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो उसको खुद जान से न मारकर उसे वेलेनरिच के आर्क बिशप के पास ले जाने का फैसला करता है ताकि आर्क बिशप उसे खुद जान से मार सके। वैसे होरास के पास इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो रास्ते में आने वाली मुसीबतों का अकेले सामना करके वेलेनरिच किंगडम तक पहुंच जाए। इसी वजह से वो नैरो के पास जाकर उससे झूठ बोलता है कि उन्हें पर्ला को बचाने के लिए वेलेनरिच किंगडम में लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए पहले तो नैरो ने मना कर दिया था, क्योंकि असल में नैरो के मन में तो पर्ला को लेकर वैसे भी कोई हमदर्दी नहीं थी और वो बस पर्ला को बचाने पहले इसी वजह से गया था ताकि वो उसके बदले में चुड़ैल से सौदा करके कुछ सोने की मोहरें ले पाए। तब होरास इस बात को सुनने के बाद नैरो को खुद ही बहुत सारी सोने की मोहरें दिलवाने का वादा करता है, जो सुनने के बाद नैरो उसकी बात को मान गया था। और जैसा कि नैरो को ये बात पता थी कि जल्दी ही रोशामोट भी अपनी बेटी को एक बग्गी में बिठाकर वेलेनरिच किंगडम की तरफ भेजने वाला है, इसीलिए अब वो उस बग्गी के रवाना होने से पहले ही उस बग्गी के ड्राइवर को जाकर बेहोश कर देता है और बग्गी को चलाने का काम होरास को देता है। उस दौरान वो खुद भी पर्ला के साथ बग्गी के अंदर ही छुप गया था, जिसके थोड़ी देर बाद जब हॉर्टेंस उसके अंदर आकर बैठती है तो नैरो झटके से उसका मुंह बंद करके उससे शांत रहने के लिए बोलता है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो नैरो उसको जान से मार देता। उस दौरान हॉर्टेंस की हिफाजत करने के लिए
सेनापति और उसके कुछ सिपाही भी उसकी बग्गी के पीछे पीछे आ रहे थे, मगर जब तक हॉर्टेंस अपनी बग्गी के अंदर शांत थी तब तक नैरो और परला को उनसे कोई भी खतरा नहीं था। दूसरी तरफ रोशामोट ने बॉर्गनी को मरा हुआ समझकर गटर में फेंकवा दिया था, जहाँ पर दो भिखारी टाइप लोग उसकी लाश के पास आकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। पर तभी अचानक बॉर्गनी जिंदा होकर उन दोनों के दोनों आदमियों को बहुत ही बेरहमी के साथ काम तमाम कर देती है, जिसके बाद वो फिर से परला को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। खैर अभी उस बग्गी के निकलने के थोड़ी देर बाद ही रोशामोट को इस बारे में पता चल जाता है कि नैरो हॉर्टेंस की बग्गी चलाने वाले इंसान को बेहोश करके खुद उसकी बग्गी के अंदर गया था। इसीलिए रोशामोट आग बबूला होकर अपने साथियों के साथ खुद भी उस बग्गी की तरफ निकल पड़ता है, ताकि वो बग्गी की वेलेंरिच किंगडम में पहुंचने से पहले ही नैरो को जान से मार सके। दूसरी तरफ अब तक सेनापति को भी हॉर्टेंस की बग्गी में किसी और के होने का शक हो जाता है, इसलिए वो बग्गी को रुकवा देता है। जिस दौरान नैरो के बाहर देखते ही उसके सामने सीधा सेनापति आकर खड़ा हो गया था, जो फिलहाल के लिए नैरो, परला और होरास तीनों को ही पकड़कर उनके हाथों को बांध देता है। जिस दौरान जल्दी ही वहाँ पर रोशामोट भी पहुँचने वाला था। तब उसके आने से पहले नैरो सेनापति को रोशामोट के कमीनेपनी के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसने हॉर्टेंस के मंगेतर और काउंसिल को जान से मरवाया था और बाद में नैरो तक का सौदा करा था। ये सुनकर शुरू में तो सेनापति को इस बात पर भरोसा नहीं होता, पर फिलहाल के लिए होरास के बहुत बार मिन्नतें करने पर वो परला को बोगी के अंदर छुपा देता है। इसके थोड़ी देर बाद रोशामोट के वहाँ आने पर उसकी बातों से सेनापति को नैरो की बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था, इसलिए वो नैरो के हाथों को खोल देता है। मगर तभी अचानक वहाँ पर काड़ी चुड़ैल भी पहुंचकर नैरो की चेन को टाइट करते हुए उससे फिर से परला के बारे में पूछने लग जाती है। जिस दौरान शुरू में तो नैरो उसको कुछ भी नहीं बता रहा होता, मगर अपने पिता को इतना ज्यादा दर्द में देखकर परला खुद ही बॉर्गनी के सामने आ जाती है। जिस दौरान उसके वहाँ पर आते ही बॉर्गनी ने नैरो के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, जिस मौके का फायदा उठाकर नैरो अपनी ही बेटी परला की गर्दन पर छुरी रख देता है। जिस दौरान पहले तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि नैरो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन नैरो के हिसाब से तो परला बस उसे 2 दिन पहले ही मिली थी और वैसे भी उसे उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए ये बताने के बाद वो अगले ही पल परला के पेट में चाकू घुसा देता है, जो देखकर तो बॉर्गनी और बाकी सबके भी होश उड़ चुके थे और अभी ना चाहते हुए भी बॉर्गनी को अपने आप को पीछे हटाना पड़ गया था। जिसके तुरंत बाद ही नैरो हॉर्टेंस, परला और सेनापति के साथ बोगी के अंदर बैठ जाता है और होरास तुरंत ही बग्गी को लेकर आगे की तरफ निकल पड़ता है। तब इस हार की वजह से रोशामोट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपने कातिलों से सेनापति के सभी साथियों को जान से मरवा देता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि वो नैरो के पीछे जाकर नैरो और उसके सभी साथियों को जान से मार दे और बाद में हॉर्टेंस को उसके पास वेलेंरिच में लेकर आ जाए, क्योंकि वो खुद भी वेलेंरिच के राजकुमार से मिलने के लिए वेलेंरिच में जा रहा था। इतना बोलने के बाद रोशामोट वहाँ पर से चला जाता है और तब काड़ी चुड़ैल भी रोशामोट के कातिलों के साथ नैरो के साथियों के पास जाने का फैसला करती है, ताकि वो परला को पकड़कर अपना रिचुअल पूरा कर सके। दूसरी तरफ अब तक नैरो ने अपनी बेटी परला के पेट के घाव को सिल दिया था और साथ ही उसका दर्द कम करने के लिए उसको एक पेड़ की जड़ भी खिला दी थी। जिसके बाद सेनापति से बातें करते हुए नैरो की उससे बहसबाजी हो जाती है कि उन दोनों में कौन ताकतवर है। तब सेनापति फैसला करता है कि वो हॉर्टेंस और परला को सेव करने के बाद नैरो से लड़ाई करेगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उन दोनों में से ताकतवर कौन है। पर अभी सेनापति के उसकी बात पूरा करते ही नैरो अचानक से उसके पेट पर एक लात मारकर उसको बग्गी से नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो अपने इस पूरे काम के दौरान सेनापति को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। खैर भी इसके थोड़ी देर बाद वो लोग आगे बढ़ते हुए गाँव के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर नदी का पानी पूरी तरह से सूख जाने की वजह से वहाँ पर लोग भूख प्यास से परेशान हो रखे थे और अभी उन लोगों के वहाँ पर से निकलते समय गाँव के लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक उनकी बग्गी का पहिया भी एक गड्ढे के अंदर फंस जाता है, जो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी गड्ढे से नहीं निकल रहा था। इसीलिए अब उन्हें अपनी बग्गी को वहीं पर छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर थोड़ा सा दूर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि भूख से परेशान गाँव वाले उनके घोड़ों को जान से मारकर उन्हें खाने की तैयारी करने लग गए थे, जो चीज नैरो और उसके साथियों को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। पर फिलहाल के लिए वो लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान न देकर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर अभी काफी देर तक चलने के बाद वो लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर भी थोड़ा सा दूर चलने के बाद पेड़ की जड़ का असर खत्म हो जाने की वजह से परला के पेट में दर्द होने लग गया था। जिस दौरान नैरो जैसे तैसे उसको संभालता है और वो लोग आगे बढ़ते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पश्चातापियों ने बहुत सारे लोगों को जान से मारने के बाद उनकी बॉडीज को लटका रखा था। दरअसल पश्चातापी वो लोग हुआ करते थे जो भगवान के ऊपर अंधा विश्वास करते थे और उनके हिसाब से लोगों की बलि देकर ही भगवान को खुश करा जा सकता था। क्या भी वहाँ पर से निकलने के बाद परला के पेट का दर्द फिर से बढ़ना शुरू हो गया था, इसीलिए नैरो सभी लोगों को वहीं पर आराम करने को बोलकर खुद उस पेड़ की जड़ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो बाकी सब भी इस पर मान जाते हैं और फिर नैरो को जंगल में थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद किस्मत से वो जड़ मिल भी जाती है, पर वो उस जड़ को लेकर पलटा ही था कि तभी अचानक पीछे से कोई उसके ऊपर वार करके उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जब काफी देर हो जाने के बावजूद भी नैरो सबके पास नहीं पहुंचता, तो परला को लगता है कि शायद नैरो उन सबको छोड़कर वहाँ पर से भाग चुका है। इसीलिए तब वो गुस्से में होरास और हॉर्टेंस से आगे बढ़ने के लिए कहती है और नैरो के अजीब बर्ताव की वजह से न चाहते हुए भी वो लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। इधर नैरो की आंख खुलने पर उसके हाथ बंधे हुए थे और तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में उसको मारकर बेहोश करने वाला इंसान खुद सेनापति था, जिसे देखने के बाद नैरो उससे बहुत बार उसे खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के दर्द को कम करने के लिए जल्दी से जल्दी उसे वो जड़ खिलाना चाहता था। मगर अभी सेनापति को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उसे अपने साथ कहीं और पर लेकर जाने लग जाता है। अब वैसे अब तक इसी जंगल के अंदर वो काणी चुड़ैल और रोशामोट के कातिल भी पहुंच चुके थे, जिनके ऊपर थोड़ी दूर से परला की नजर पड़ने के बाद वो तुरंत ही उनके बारे में
जाकर हॉर्टेंस और होरास को बताती है और अब वो तीनों वहाँ पर से भागकर उसी जंगल में कहीं पर छुप जाते हैं। अब जैसे कि फिलहाल के लिए परला और हॉर्टेंस को बहुत ज्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो परला जंगल में से ही 3 छिपकलियों को पकड़कर उन्हें पकाकर खाने लग जाती है, जो देखने के बाद शुरुआत में तो हॉर्टेंस को घिन आ रही थी, मगर बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो भी परला से एक छिपकली मांगते हैं, जिस दौरान परला उसे खाना यानी कि छिपकली देने के बदले में उसकी बेशकीमती कान की बालियां ले लेती है। उस दौरान हॉर्टेंस को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये दोनों बाप बेटी अपने ही बारे में सोचते हैं। फिर अभी रात में परला और हॉर्टेंस के सोने के बाद होरास के दिमाग में आ रहा था कि एक पत्थर की मदद से परला को सोते हुए ही जान से मार दे, मगर वो परला को प्यार करने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता और पत्थर को साइड में फेंक कर रोने लग जाता है। फिर इसकी अगली सुबह जब हॉर्टेंस उठकर साइड में हल्का होने के लिए जाती है, तभी अचानक उसकी नजर बॉर्डनी और अपने पिता के कातिलों के ऊपर पड़ती है, जो कि परला को ढूंढते हुए उधर की तरफ भी आ रहे थे। तब उनको देखने के बाद परला की जान बचाने के लिए हॉर्टेंस उनके पास चली जाती है और उन सभी कातिलों में मौजूद सबसे काबिल हत्यारन जेनेट से कहती है कि मैं उन लोगों के पास से जैसे तैसे भाग कर आ गई हूँ और जल्दी से जल्दी अपने पिता के पास जाना चाहती हूँ। उस दौरान जेनेट और उसके साथियों को तो हॉर्टेंस की बातों पर भरोसा हो चुका था, पर तभी बॉर्डनी हॉर्टेंस के बालों को पकड़ते हुए उससे परला की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करने लग जाती है। तब उस कहानी चुड़ैल को हॉर्टेंस को परेशान करता हुआ देखकर जेनेट और उसके साथियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही कहानी चुड़ैल के ऊपर हमला बोल देते हैं। उस दौरान जेनेट के कहने पर हॉर्टेंस तो वहाँ पर से भाग गई थी, मगर जेनेट के साथी उस कहानी चुड़ैल के सामने कुछ भी नहीं थे और वो कहानी चुड़ैल उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। अभी एक एक करके वो जेनेट के सभी साथियों को मार देती है, जिस दौरान उसने जेनेट के एक साथी का सर तो बीच में से ही काट दिया था और उसी दौरान वो जेनेट को भी जान से मारने वाली थी। और उसके ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर काले घोड़े पर बैठा एक अजीब सा इंसान पहुंच जाता है, जो बॉर्डनी को पकड़कर उसको जान से मारना चाहता था। और अभी बॉर्डनी उसको देखने के बाद डर के मारे जेनेट को जिंदा छोड़कर ही वहाँ पर से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशामोट भी फिलहाल के लिए वेलेनरिज गांव में पहुंच गया था, जहाँ पर महल के बाहर का नजारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूखा पड़ने के कारण वैसे ही वहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए चीजें नहीं मिल रही थी और वेलेनरिज के राजा के खजाने में कमी होने के कारण वो भी अपनी जनता के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकता था। खैर भी महल के अंदर जाने पर रोशामोट की मुलाकात सबसे पहले उस जगह के काउंसिल से होती है, जो सबसे पहले तो उससे हॉर्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करता है और बाद में उन दोनों की बातों से ये बात भी समझ में आती है कि रोशामोट अपनी बेटी की राजी वेलेनरिज के राजकुमार से करवाने के लिए राजकुमार को 10 लाख सोने की मोहरें दे रहा था। अब वैसे फिलहाल के लिए हॉर्टेंस के बारे में रोशामोट ने यही कहा था कि वो कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हॉर्टेंस परला और होरास के साथ जंगल से निकलने वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ पर पश्चातापियों का एक बहुत ही बड़ा समूह आकर उन्हें पकड़ लेता है और अपने ग्रुप के लीडर के पास लेकर चला जाता है, जो एक गाँव के लोगों के बीच में खड़ा होकर उन्हें चुनाव करने को कह रहा था कि आज उन लोगों में से कौन अपनी बलि देना चाहेगा। अब वैसे उस गांव में मौजूद लोगों के कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स गायब थे, जो पश्चातापियों के सरदार ने ही भगवान को चढ़ावे के रूप में चढ़वा दिए थे। इसीलिए अभी वहाँ के माहौल को देखकर परला तो वहाँ से भागकर एक घर में छुप जाती है, जिसको पकड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी सरदार के लोग उसको पकड़ नहीं पाए थे और फिलहाल तो सरदार भी हॉर्टेंस की खूबसूरती को देखकर उसके ऊपर फिदा हो चुका था। पर अभी जब वो उसके बारे में गलत बात करता है तो हॉर्टेंस उसे रोशामोट के बारे में बताते हुए डराने की कोशिश करती है, मगर सरदार को तो रोशामोट के बारे में जानने के बावजूद भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अभी उसके ज्यादा बड़बड़ करने की वजह से वो गुस्से में आकर उसके सारे बालों को ही काट देता है, जिस दौरान हॉर्टेंस कुछ ना कर पाने की वजह से बैठकर रोए जा रही थी। अब वैसे इसके बाद सरदार का इरादा हॉर्टेंस के साथ गलत हरकत करने का था, जिस बारे में जानने के बाद हॉर्टेंस गुस्से में उसके मुंह के ऊपर थूक देती है, जिससे गुस्से में आकर सरदार हॉर्टेंस को अपने साथ एक खाली घर के अंदर लेकर चला जाता है, जिस दौरान घर के अंदर जाने से पहले उसने अपने साथियों से होरास को जान से मारने के लिए कह दिया था। अब वैसे उस दौरान नेरो भी इन सारी चीजों को सेनापति के साथ थोड़ा सा दूर से देख रहा था, क्योंकि अब तक वो जैसे तैसे सेनापति को इस बात पर यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि वो सच में परला और हॉर्टेंस की मदद करना चाहता है। फिर भी जैसे ही उस सरदार के साथी होरास की गर्दन काटने वाले होते हैं, तभी अचानक वहाँ पर नेरो अपने सूट को उतार कर आ जाता है और खुद को मारते हुए पश्चातापियों से कहने लगता है कि आप लोग इससे पहले मुझे सजा दीजिए, क्योंकि मैंने अब तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप करे हैं। ये सुनने के बाद भी पहले तो वो पश्चातापी के साथी इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, मगर भी नेरो की जिद करने पर वो पहले नेरो को सजा देने के लिए मान जाते हैं और नेरो से पूछते हैं कि वो अपने पश्चाताप के रूप में अपने शरीर के कौन से अंग को कटवाना चाहता है। ये सुनने के बाद नेरो उन लोगों को अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, जो देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्हें फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ चुकी थी कि नेरो बस वहाँ पर उनके मजे लेने के लिए आया है। पर फिलहाल उन लोगों के कुछ करने से पहले ही नेरो ने उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था, जिस दौरान वो पास में पड़ी एक तलवार को उठाकर बहुत सारे पश्चातापियों को मौत के घाट उतार देता है। और तब नेरो की हिम्मत देखने के बाद उस गाँव में मौजूद लोग भी पश्चातापियों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं, क्योंकि अब तक उन लोगों ने उनका जीना हराम करके रखा हुआ था। वो पश्चाताप के नाम पर हर रोज किसी न किसी गाँव वाले का कोई ना कोई बॉडी पार्ट काट दिया करते थे। इसी बीच सेनापति भी पश्चातापियों के बहुत सारे लोगों को जान से मार चुका था। और वहीं जब पश्चातापियों का सरदार घर के अंदर हॉर्टेंस के ऊपर दरिंदों की तरह टूट पड़ता है, तभी वहाँ पर परला पहुंचकर हॉर्टेंस को छुड़वाने में मदद करती है, जिसके बाद हॉर्टेंस ने अपने नाखूनों की मदद से सरदार के चेहरे को छील दिया था और अभी अपनी जान छुड़वाने के लिए उसने सरदार की टांगों के बीच में मारकर उसकी गोटियां भी फोड़ दी थी। लेकिन अभी भी जब हॉर्टेंस का गुस्सा पूरी तरह से शांत नहीं होता, तो उस सरदार को नीचे गिराने के बाद उसे बहुत ही बुरी तरह से तब तक
मारती रहती है जब तक सरदार की मौत नहीं हो जाती। तब सरदार के मरने के बाद हॉर्टेंस सबसे पहले परला के पास जाकर उसको गले से लगाती है और उतने में ही वहाँ पर नेरो भी पहुँच जाता है, जो उन लोगों को सही सलामत देखने के बाद खुद भी चैन की सांस लेता है। खैर भी जैसा कि परला के मन में ये गलतफहमी थी कि नेरो पहले उसे छोड़कर भाग गया था, इसीलिए फिलहाल के लिए तो नेरो से ज्यादा बात नहीं करती। पर बाद में जब नेरो उसकी सेनापति से बात करवाने के बाद उसे सारी चीजें बताता है तो परला उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो लोग फिर से बेलेंड्रिज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं फिलहाल के लिए रोशामोर्ट बेलेंड्रिज के राजकुमार के सामने पहुंच जाता है, जो सच में उम्र में हॉर्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा था और उसकी तरफ से ज्यादा फैसले खुद आर्क बिशप लिया करता था, जो कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाता है कि रोशामोर्ट यहाँ के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी कराने के बाद यहाँ के खदानों के ऊपर कब्जा करना चाहता है, जिससे आगे चलकर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब शुरुआत में तो रोशामोर्ट इस बात पर पूरी तरह से एग्री नहीं करता, पर बाद में वो राजकुमार को इस बात का लालच देने की भी कोशिश करता है कि अगर उसकी शादी हॉर्टेंस से हो जाती है तो पश्चातापियों से लड़ने में रोशामोर्ट उसकी अपनी सेना के साथ मदद कर सकता है, जिससे दोनों के राज्यों को फायदा होगा। तब रोशामोर्ट की ये सारी बातें सुनने के बाद सभा में बैठी राजकुमार की बहन जोसेफिन कुछ कहना चाहती थी, मगर बहुत ज्यादा हकलाने की वजह से वो अपनी इस बात को पूरा नहीं कर पाती और तब आर्क बिशप उसे बीच में रोकते हुए रोशामोर्ट से कहता है कि हमारे राज्य की माली हालत खराब होने की वजह से हम लोग आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हैं, पर शादी होने के बाद भी हम लोग आपको अपनी खदानों में घुसपैठ नहीं करने देंगे। ये बात सुनने के बाद फिलहाल के लिए तो रोशामोर्ट शांत होकर वहाँ पर से चला जाता है, मगर वो इस बात को जानता था कि बेलेंड्रिज के किंगडम में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, पर वहाँ की खदानों से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। क्या वहीं दूसरी तरफ नेरो और उसके साथी पैदल चलने की वजह से बहुत ज्यादा थकते हुए एक जगह पर रुककर बात करते हैं, क्योंकि वो जगह भी बेलेंड्रिज के किंगडम के अंदर ही आती थी और हॉर्टेंस के वहाँ की फ्यूचर रानी होने की वजह से वो लोग उनकी मदद करते हुए उन्हें घोड़े भी प्रोवाइड करवा देते। तब शुरुआत में तो सारे लोग इस बात पर एग्री नहीं करते, पर सभी लोगों के एग्री होने के बाद वो लोग हार्वेवल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान रास्ते में परला सेनापति से कहती है कि वो लड़ना सीखना चाहती है। इस पर शुरुआत में तो नेरो ने मना करा था, लेकिन परला के जिद करने पर सेनापति उसे तलवारबाजी सिखाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वैसे उस दौरान नेरो के गले में मौजूद उस कानी चुड़ैल की काले जादू वाली चैन की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी, जिसे देखकर थोड़ी देर बाद होरास बताता है कि काला जादू धीरे धीरे करके नेरो की जान ले रहा था और अगर जल्दी इसे उतारा नहीं जाता तो कुछ दिनों के अंदर अंदर नेरो की मौत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ खदानों को हासिल करने के लिए रोशामोर्ट एक प्लान बनाकर जोसेफिन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उससे मीठी मीठी बातें करके इस बात को जानने की कोशिश करने लग गया था कि आखिरकार वो सभा में क्या कहना चाहती थी। लेकिन इस बार भी जोसेफिन हकलाने की वजह से अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती और उसी दौरान जोसेफिन को अपनी मीठी मीठी बातों में आता हुआ देखकर रोशामोर्ट उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं आपके राज्य को बचाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसीलिए आप मुझे राजकुमार से अकेले में मिलवा दीजिए। और जैसा कि आज तक जोसेफिन को किसी ने इतना ज्यादा भाव नहीं दिया था, इसलिए वो रोशामोर्ट की बात को तुरंत मानकर उसे अकेले में राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर चली जाती है, जहाँ पर रोशामोर्ट राजकुमार को ये बात समझाने की कोशिश करता है कि उसकी आवाम अपने जीवन को बहुत ज्यादा गरीबी में काट रही है और अगर वो लोग खदानों में उनसे मजदूरी करवाना शुरू करते हैं तो न केवल उनकी आवाम के हालात सुधरेंगे बल्कि बेलेंड्रिज का खजाना भी बढ़ेगा। ये बात सुनने के बाद पहले तो राजकुमार को इस बात पर भरोसा नहीं होता, पर तब रोशामोर्ट उसे चुपके से उसके साथ महल के बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए मानते हुए राजकुमार सबसे पहले तो अपने भेष को बदलते हैं और रोशामोर्ट के साथ अपने ही कमरे में मौजूद एक खुफिया सुरंग से होते हुए गांव के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें भी अपने गांव वालों की गरीबी का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था, इसीलिए वो रोशामोर्ट की बातों को मानते हुए सबसे पहले तो अपनी सभा को बुलाते हैं और वहां पर ये ऐलान कर देते हैं कि एक बार हॉर्टेंस से मिलने के बाद वो रोशामोर्ट की सारी शर्तों को मान लेगा। ये बात सुनने के बाद तो आर्क बिशप के पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात पता थी कि जब तक पश्चातापियों ने उनके गाँव वालों का जीना हराम कर रखा है तब तक आर्क बिशप भगवान के नाम पर राजकुमार को डरा कर रख सकता है, लेकिन पश्चातापियों का सफाया होते ही राजकुमार उसकी बातें सुनना बंद कर देगा। तो राजकुमार को उसका फैसला बदलने के लिए भी कहता है, लेकिन राजकुमार इस बार उसकी बात को न सुनकर रोशामोर्ट को अपनी सभा में बैठने की इजाजत भी दे देता है। इधर नेरो और उसके साथी भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पर लगातार कमजोरी के चलते नेरो बहुत ज्यादा पीछे रह जाता है और सभी लोगों को थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहीं पर बैठकर नेरो का इंतजार करना पड़ता है। अभी वहाँ पर नेरो के पहुंचने के बाद सेनापति और उसके बीच में नेरो के धीमे चलने की वजह से बहसबाजी भी हो गई थी, जिससे गुस्से में आकर नेरो सेनापति के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, पर अभी सेनापति नेरो के ऊपर पलट कर वार कर पाता उससे पहले ही नेरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और होरास के हिसाब से उस चैन को उतारने का तरीका सिर्फ बेलेंड्रिज के आर्क बिशप के पास हो सकता था। तब ये बात जानने के बाद नेरो ने वापस से सबके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस दौरान नेरो की हालत खराब होने की वजह से परला उसके पास आकर उससे प्यार से बात करते हुए आगे बढ़ने लग गई थी। खैर भी लंबे सफर के बाद हार्वेवल पहुंचकर वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि किले के बाहर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और अभी शुरू में तो उन लोगों को पहरेदारों ने किले में भी जाने से मना कर दिया था, लेकिन जब हॉर्टेंस पहरेदार से बात करते हुए उसे अपने बारे में बताती है तो डर के मारे किले के दरवाजे को खोल देता है। लेकिन किले के अंदर जाने के बाद तो नेरो और उसके साथियों के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि महल के थोड़ा सा ही बाहर काफी सारे लोगों और सैनिकों की लाशें लटकी हुई थी, जिन्हें अब तक उतार कर दफनाया नहीं गया था। तभी अचानक से वहाँ पर बेलेंड्रिज के राजकुमार का बड़ा कजन भाई क्रिश्चियन पहुंच जाता है, जो हॉर्टेंस का स्वागत करने के बाद उसे घोड़े देने के लिए भी मान गया था। पर जैसा कि जल्दी ही रात होने वाली थी तो फिलहाल के लिए हॉर्टेंस अपने साथियों के साथ किले में रुकने का ही फैसला करती है। तभी हॉर्टेंस के दिमाग
में एक और आइडिया आता है कि क्यों ना वो राजकुमार को खत लिखकर उन्हें ही यहाँ पर बुला ले, जिससे बाकी सबके लिए भी वेलेंड्रिज पहुंचने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तभी नेरो क्रिश्चियन से लटकी हुई लाशों के बारे में पूछता है, जिस पर क्रिश्चियन बताता है कि सुबह सुबह पश्चातापियों ने उनके ऊपर हमला करके उनके गाँव के काफी सारे लोगों और सैनिकों को जान से मार दिया था, और ये सारी लटकी हुई लाशें उन भगोड़ों की थी जो लड़ाई के दौरान वहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनने के बाद नेरो को थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर फिलहाल के लिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर नहाने के लिए चला जाता है। तो उसके नहाते समय सेनापति भी उसके पास आकर उसके साथ ही नहाने लग गया था। जिस दौरान नेरो से बातें करते हुए वो बताता है कि उसे क्रिश्चियन की बातों के ऊपर भरोसा करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी सिपाही के चेहरे पर चोट के निशान नहीं थे और उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने काफी समय से कोई युद्ध करा हो। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी कि क्रिश्चियन ने खुद ही किसी वजह से अपने लोगों और अपने सिपाहियों के ऊपर हमला करवाया होगा, और जिन लोगों और जिन सिपाहियों ने उसकी बात नहीं सुनी उन्हें मारकर उसने इस तरह से लटका दिया ताकि कोई और उसका विरोध न करे। क्या वहीं हॉर्टेंस ने भी राजकुमार के लिए एक खत लिखकर उस पर अपनी मोहर लगा दी थी, और बाद में पर्ला ने उस खत को एक कबूतर के पैर में बांधकर उसे राजकुमार की तरफ भेज दिया था। इसके बाद हॉर्टेंस के कमरे में पहुंचने पर उसकी दासी उसको तैयार करने लग जाती है, जिस दौरान हॉर्टेंस उससे पश्चातापियों के हमले के बारे में पूछती है, जिस पर शुरुआत में तो उस दासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, पर बाद में उससे थोड़ी सी और बातें करने के बाद हॉर्टेंस को ये बात समझ में आ गई थी कि असल में बाहर लटके हुए लोगों की बलि दी गई है। ये बात सुनने के बाद हॉर्टेंस पूरी तरह से दंग रह जाती है। इसके थोड़ी देर बाद नेरो उसके पास आता है, क्योंकि वो उसके बिगड़े हुए बालों को छोटा करके सही करना चाहता था। तब हॉर्टेंस भी उसको इस चीज की परमिशन दे देती है, और बाल काटते हुए हॉर्टेंस से बात करने के बाद नेरो को ये बात समझ में आती है कि इन कुछ ही दिनों में पर्ला को नेरो से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद भी नेरो इस पर कोई खास जवाब नहीं देता, जिसे सुनने के बाद हॉर्टेंस इस बात को समझ गई थी कि नेरो अभी भी पर्ला को अपने साथ नहीं रखना चाहता। खैर इसके थोड़ी देर बाद खाना खाते समय हॉर्टेंस से रहा नहीं जाता और क्रिश्चियन से दासी की सारी बातों के बारे में बताते हुए उन बलियों का कारण पूछती है, मगर क्रिश्चियन इस बात पर कोई खास जवाब न देकर उससे इन चीजों के लिए माफी मांगने लग जाता है। उसी समय एक सैनिक क्रिश्चियन के पास आकर उसके कान में बताता है कि उनके महल में कोई घुसपैठिया आ गया है, जो सुनने के बाद नेरो और सेनापति को लगने लग गया था कि वो कांडी चुड़ैल यहाँ पर भी पहुंच गई है। इसीलिए वो लोग तुरंत ही सिपाहियों के साथ उस घुसपैठिए के पास जाते हैं, जो असल में वो कांडी चुड़ैल नहीं बल्कि उसको जान से मारने के लिए उसके पीछे आया काले घोड़े वाला आदमी था। वो सैनिकों को देखने के बाद उनके ऊपर हमला कर देता है, मगर सैनिक उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद काल कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद नेरो वहाँ पर से पर्ला से बात करने के लिए चला गया था, जिससे बात करके नेरो को भी ये बात समझ में आ गई थी कि पर्ला उसी के साथ रहना चाहती है। मगर जैसे ही पर्ला को इस बात का एहसास होता है कि नेरो उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, तो वो गुस्से में उसके पास से उठकर वहाँ पर से चली जाती है। इधर होरास को उस काले घोड़े वाले आदमी के बारे में पता चलने पर वो कुछ सोचते हुए उससे मिलने के लिए काल कोठरी में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे ये बात पता चलती है कि असल में उस आदमी को होली सेंट ने शैतान के आखिरी वंशज को खत्म करने के लिए भेजा है। तब ये बात सुनने के बाद होरास उसे पर्ला के बारे में बताकर वहाँ पर से चला जाता है। खैर वहीं रात में हॉर्टेंस पर्ला के साथ एक कमरे में सो रही थी, तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर के मारे उठ गई थी। तब पर्ला उसे शांत करवाकर टेंशन ना लेने को कहती है, क्योंकि सोने से पहले पर्ला ने अपनी तकिया के नीचे एक खंजर को रख लिया था, और अगर रात में उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आती तो वो लोग खंजर का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को मार सकते थे। अब इसके अगले दिन सुबह वेलेंड्रिज किंगडम के बाहर एक आदमी किसी की सड़ी हुई लाश लेकर आता है, जिसको देखने के बाद किसी वजह से आर्क बिशप ने तुरंत ही राजकुमार और रोशामॉर्ट दोनों को अपने पास बुला लिया था। और उस दौरान उस सड़ी हुई लाश को देखने के बाद तो रोशामॉर्ट के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लाश असल में टोसेंट की थी, जिसकी ये हालत उस काणी चुड़ैल यानी कि बॉर्गनी के काले जादू की वजह से हुई थी। तब आर्क बिशप बताता है कि ये आदमी असल में अभी मरा नहीं है और बस किसी चुड़ैल के काले जादू की वजह से उसकी ये हालत हो गई है, मगर मैं किसी तरह से इसको सही करके इसकी इस हालत के बारे में सारी सच्चाई जान लूंगा। इतना बोलने के बाद आर्क बिशप टाउसेंट के मुंह में होली वाटर डालता है, जिससे अचानक से टाउसेंट को होश आ गया था, पर फिलहाल के लिए वो कुछ बोलने की हालत में नहीं होता। इसी वजह से वो रोशामॉर्ट की तरफ इशारा करते हुए सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर जैसा कि रोशामॉर्ट की हरकतों के बारे में जानने के बाद राजकुमार न केवल रिश्ता तोड़ देता बल्कि बात रोशामॉर्ट की जान पर भी आ जाती। इसीलिए वो फिलहाल के लिए ड्रामे करते हुए टाउसेंट को संभालने की कोशिश करने लग जाता है। अब वैसे फिलहाल के लिए आर्क बिशप ने रोशामॉर्ट और राजकुमार को वहाँ पर से भेज दिया था, क्योंकि वो टाउसेंट का इलाज करना शुरू करने वाला था, जो बात सोच सोच कर रोशामॉर्ट का दिमाग खराब होने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फारवेवल में सुबह सुबह उठने के बाद हॉर्टेंस को पता चलता है कि पिछले दिन जिस दासी ने उसे बलियों के बारे में बताया था उसने बीमार होने की वजह से छुट्टी ले ली है। तो ये बात हॉर्टेंस को काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसीलिए अभी वो तैयार होने के बाद उस दासी के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर जाने के बाद हॉर्टेंस के दासी से बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करने के बावजूद भी दासी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। पर हॉर्टेंस के जबरदस्ती करने पर दासी उसे अपना मुंह खोलकर दिखाती है, जिसके अंदर जीभ भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि असल में उसके हॉर्टेंस को सारी चीजें बताने की वजह से रात में क्रिश्चियन ने उसकी जीभ कटवा दी थी और हॉर्टेंस को
रात में उसी दासी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखने के बाद तो हॉर्टेंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही इस बारे में जाकर अपने सभी साथियों को बताती है। लेकिन फिलहाल के लिए सेनापति और नैरो इस बात को जानते थे कि वो कुछ भी करके क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का राजा होने की वजह से वो उन्हें मिनटों में गायब करवा सकता था। और बाद में वो राजकुमार से बहुत ही आराम से ये झूठ भी बोल देता कि हॉर्टेंस और उसके साथी यहाँ पर से बहुत पहले जा चुके हैं। इधर वेलेनरिच किंगडम में बहुत ज्यादा सोचने के बाद रोशामोट एक बार वापस से जोसेफिन के पास जाकर उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाता है। जिसके बाद रात के समय में जोसेफिन उसे अपने साथ चर्च के अंदर लेकर चली गई थी, क्योंकि वहीं पर टुसेंट को रखा गया था। तब टुसेंट के पास पहुंचने के बाद रोशामोट उसे बहुत बार जान से मारने की कोशिश करता है, मगर जब टुसेंट की जान नहीं जाती तो रोशामोट बहुत ही बेरहमी से जोसेफिन के साथ मिलकर उसकी गर्दन को ही उड़ा देता है। अब वैसे इन सारी चीजों की वजह से जोसेफिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, जिस दौरान रोशामोट उसको संभालते हुए उसको किस करता है। इधर हार्वेवल में जैसा कि नैरो और उसके साथियों को क्रिश्चियन की ब्रुटैलिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसी वजह से रात के समय में खाना खाते हुए उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा होता। पर तभी अचानक कुछ सोचते हुए परला क्रिश्चियन से डायरेक्ट बात करते हुए उससे उन बलियों के बारे में पूछने लग जाती है। जिस दौरान वैसे तो क्रिश्चियन झूठी कहानी बताने लग गया था, पर तभी अचानक क्रिश्चियन के बगल में बैठा एक सिपाही सच्चाई बताने लग जाता है कि असल में क्रिश्चियन ने पश्चातापियों से बचने के लिए किले के दरवाजों को बंद कर दिया था, जिस दौरान काफी सारे बूढ़े बच्चे और महिलाएं बाहर ही रह गए थे। पर सैनिकों के बहुत ज्यादा समझाने के बावजूद भी क्रिश्चियन उनके लिए दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं था। पर किस्मत से पश्चातापी उस समय महल के बाहर नहीं पहुंच पाए थे, जिससे बाहर मौजूद सभी लोगों की जान बच गई थी। पर बाद में वो सारे के सारे लोग क्रिश्चियन के खिलाफ बगावत कर सकते थे, इसीलिए क्रिश्चियन ने खुद ही उन्हें जान से मरवा दिया। उसी दौरान जिन सिपाहियों ने उसकी बात मानने से मना करा था, क्रिश्चियन ने उनके ऊपर भी कोई रहम नहीं दिखाया और उन्हें भी जान से मरवा दिया। इसी बात का गिल्ट ज्यादातर सिपाहियों को अभी भी था और इसीलिए उस सिपाही ने नैरो और उसके साथियों को सारी सच्चाई बता दी थी। अब उस सिपाही की सारी बातें सुनने के बाद नैरो इस बात को समझ जाता है कि क्रिश्चियन अब किसी भी हालत में उन लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो खाने की टेबल पर पड़ा एक कांटा उठाकर अपने बगल में बैठे एक सिपाही की गर्दन में मार देता है। इसके तुरंत बाद नैरो और उसके साथी मिलकर क्रिश्चियन के सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। तो क्रिश्चियन ने अपनी जान बचाने के लिए हॉर्टेंस की गर्दन पर छुरी रखकर उसको बंदी बना लिया था, जिसको लेकर वो अपने कमरे में मौजूद खुफिया सुरंग के रास्ते महल के बाहर जाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ काल कोठरी में बैठे उस काले घोड़े वाले आदमी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस दौरान परला को मारना बहुत ज्यादा आसान होगा, इसीलिए वो खुद भी अपने पास मौजूद 3 सिपाहियों के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार देता है और परला को मारने के लिए ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। इधर नैरो ने भी फिलहाल के लिए होरास के ऊपर भरोसा करके परला को उसके पास ही छोड़ दिया था और वो खुद सेनापति के साथ सुरंग में जाकर क्रिश्चियन का पीछा करने लग गया था। तब किस्मत से थोड़ा ही दूर क्रिश्चियन उससे मिल भी जाता है, जिस दौरान क्रिश्चियन उन्हें बार बार दूर रहने की धमकी दे रहा था और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो हॉर्टेंस को जान से मार देता। उस दौरान हॉर्टेंस की जान बचाने के लिए नैरो और सेनापति को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती, पर तभी किस्मत से क्रिश्चियन के पीछे कैंची लेकर वो दासी पहुंच जाती है, जिसकी जबान को क्रिश्चियन ने कटवाया था और अभी अपनी जबान का बदला लेने के लिए उस दासी ने क्रिश्चियन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला कर दिया था। तब उस समय पर क्रिश्चियन को अपनी जान बचाने के लिए हॉर्टेंस को छोड़ना पड़ता है, मगर दासी क्रिश्चियन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती और वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ते हुए मारे जाते हैं। इधर होरास फिलहाल के लिए परला को महल के बाहर ले जाने के बहाने नीचे की तरफ लेकर आ गया था, जिस दौरान वहाँ पर काले घोड़े वाले आदमी के पहुंचने पर परला वहाँ पर से भागने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक होरास उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर बिठा देता है। उससे बार बार यही बोलने लगता है कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने वाले हैं। इस दौरान वो काले घोड़े वाला आदमी भी अपनी तलवार लेकर परला की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ पर कानी चुड़ैल पहुंचकर उस आदमी के ऊपर क्रॉसबो से हमला करती है और बाद में होरास और परला को वहाँ पर से भागने को बोलकर खुद उस आदमी से लड़ाई करने में लग जाती है। तब उस दौरान परला होरास के पास से भी भागकर नैरो के पास आ गई थी, जिस दौरान नैरो को सारी चीजें पता न होने की वजह से वो तुरंत ही होरास को भी लेकर अपने साथियों के साथ महल के बाहर आ जाता है और वो लोग हार्वेवल से भागने के बाद थोड़ा सा दूर मौजूद एक पुराने शेड में आकर छुप जाते हैं। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद परला ने नैरो को होरास के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, जो बात सुनने के बाद नैरो बहुत ज्यादा गुस्से में होरास के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तब सेनापति उसको शांत करवा देता है। मगर अब नैरो ने सोच लिया था कि वो परला को अपने साथ ही रखकर उसे अपने साथ कहीं पर लेकर चला जाएगा। तब सेनापति खुद भी उसे जाने से रोकने लग गया था, क्योंकि उसके बिना वो राजा के सामने रोशामोट की सच्चाई लेकर नहीं आ सकता था। पर तभी अचानक से हॉर्टेंस भी पीछे पड़ा एक पत्थर उठाकर सेनापति के सर पर मारते हुए उसे बेहोश कर देती है और खुद नैरो और परला के साथ सेनापति और होरास को वहीं पर छोड़कर वहां पर से निकल जाती है। वैसे अभी उन लोगों ने पोर्ट एरिया पर जाने का फैसला करा था ताकि वहां से नाव पकड़कर नैरो दूसरे शहर में जा सके, पर रास्ते में आगे बढ़ते हुए नैरो को अचानक से खून की उल्टियां भी होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से नैरो को ये बात समझ में आ जाती है कि सच में उसका अंत अब काफी नजदीक है। इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए हॉर्टेंस से कहता भी है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। इधर दूसरी तरफ वेलेनरिच में आर्कबिशप और बाकी सब लोगों को जब अगले दिन टूसेंट के सर के गायब होने के बारे में पता चलता है, तो वैसे तो ये उन्हें पहले किसी काली शक्ति का काम लग रहा था, पर इसके बाद शाम के समय में अचानक से राजकुमार रोशामोट को अपने कमरे में बुलाता है, क्योंकि अब तक उसको हॉर्टेंस का खत मिल चुका था, जिसमें हॉर्टेंस ने रोशामोट के उस काली चुड़ैल के साथ काम करने के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ था। ये सुनने के बाद पहले तो रोशामोट के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तब राजकुमार फैसला करता है कि वो सबसे पहले तो हॉर्टेंस को लेने के लिए जाएगा और रोशामोट को क्या सजा देनी है इसका फैसला आर्कबिशप अगले दिन सभा में करेंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए नैरो, परला और हॉर्टेंस को कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं, जिन्होंने नैरो को एक मुक्के में ही जमीन पर बिछा दिया था। पर
तभी अचानक उन लुटेरों का मुखिया गुरेरो वहाँ पर आकर उन्हें नेरो को मारने से मना करता है, क्योंकि असल में नेरो उसका पुराना दोस्त था और वो लोग पहले साथ में ही रोशोमोट के लिए काम करा करते थे। लेकिन किसी वजह से एक दिन रोशोमोट ने अपने किसी कातिल को उसको जान से मारने के लिए भेजा था, पर उस कातिल के पीछे से वार करने की वजह से गुरेरो की जान बच गई थी। लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं चला था कि उसको जान से मारने के लिए रोशोमोट ने किसको भेजा था। खैर गुरेरो के रोशोमोट से नफरत करने की वजह से नेरो उसे हॉर्टेंस की सच्चाई ना बताकर हॉर्टेंस को अपनी बीवी बताता है और बाकी पर्ला तो उसकी बेटी थी ही। ये जानने के बाद गुरेरो खुशी से उन तीनों को रात में उसके साथ ही रुकने को कहता है, जिस पर नेरो मान गया था और अभी वो लोग चलते हुए काफी सारे तंबू के पास आ जाते हैं, जहाँ ही गुरेरो अपने साथियों के साथ रहा करता था। उन्होंने तंबुओं से थोड़ा सा दूर कुछ औरतों को बांध कर रखा होता है, जिन्हें गुरेरो रेड लाइट एरिया में बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। और तभी अचानक से नेरो की नजर पास में बंधे एक और आदमी के ऊपर पड़ती है, जो खुद भी पहले रोशोमोट के साथ ही काम करा करता था। उसने हॉर्टेंस को देखकर उसे भी पहचान लिया था, लेकिन किसी वजह से वो अभी गुरेरो को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब ऐसे फिलहाल के लिए गुरेरो नेरो को अपनी बीवी से मिलवाता है, जिसको भी तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जिसकी वजह से वो नेरो के गले में मौजूद चैन को देखकर समझ जाती है कि उस चैन की वजह से नेरो की 4 दिन में मौत होने वाली है। लेकिन अभी नेरो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर हॉर्टेंस के साथ एक तंबू में चला जाता है, जहाँ पर माहौल थोड़ा सा गर्म होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक चिपक कर तंबू में धूमधाम मचाने लग गए थे। फिर वहीं दूसरी तरफ सेनापति को होश आने के बाद वो भी हॉरास को अकेला छोड़कर जंगल में जेनेब और उसके आखिरी जिंदा साथी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जेनेब को भी रोशोमोट की सारी सच्चाई बताने के बाद उसे नेरो को ढूंढने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि नेरो या फिर हॉर्टेंस की मदद से ही रोशोमोट की सारी सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आया जा सकता था। और अभी फिलहाल के लिए जेनेब तो सेनापति की मदद करने के लिए मान गई थी, लेकिन उसका आखिरी साथी रोशोमोट का वफादार था, इसीलिए फिलहाल के लिए जेनेब उसका गला काटकर उसको खुद ही जान से मार देती है और सेनापति के साथ नेरो या फिर हॉर्टेंस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। इधर हॉर्टेंस के साथ तंबू में धूमधाम मचाने के बाद नेरो खून की उल्टियां करने के लिए तंबू के बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसकी हालत देखने के बाद गुरेरो की बीवी उसको बताती है कि इस चेन को वही खोल सकता है जिसने इस पर काला जादू करा है। ये बात सुनने के बाद नेरो तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो कानी चुड़ैल तो कभी भी उसकी मदद नहीं करती। क्या अभी रात में एक तंबू के अंदर नेरो, पर्ला और हॉर्टेंस गुरेरो के साथ बैठकर खाना पीना करने लग गए थे और उसी दौरान गुरेरो से थोड़ी देर गप्पे लड़ाने के बाद जब नेरो तंबू से बाहर जाता है तो बाहर मौजूद रोशोमोट का साथी उससे उसे खोलने के लिए कहने लग गया था, वरना वो गुरेरो को हॉर्टेंस की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता। ये सुनकर नेरो परेशान होकर रस्सी से उसका गला दबाकर उसको वहीं पर खत्म कर देता है, पर नेरो को ऐसा करते हुए थोड़ी ही दूर बंदी औरतों ने भी देख लिया था, इसीलिए अभी नेरो को उन्हें भी पी करके वहाँ पर से भगाना पड़ता है। जिसके बाद वो वापस से गुरेरो और उसके साथियों के साथ तंबू में आकर बैठ गया था। तो वो वहाँ पर बैठी हॉर्टेंस को बाहर हुई चीजों के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके तुरंत बाद ही गुरेरो का एक साथी गुरेरो के पास आकर उसको बताता है कि किसी ने बाहर मौजूद उस आदमी को जान से मार दिया है और बाहर मौजूद लड़कियां भी वहाँ पर से भाग गई हैं। ये बात सुनने के बाद गुरेरो तुरंत ही गुस्से में अपने साथियों के साथ उन लड़कियों के पीछे जाने लग गया था। जिस मौके का फायदा उठाकर नेरो तुरंत ही पर्ला और हॉर्टेंस के साथ गुरेरो के घोड़ों के पास जाता है, जहाँ से वो घोड़े लेकर भागने वाला था। लेकिन अभी उसके घोड़े के ऊपर चढ़ते ही घोड़ा उसको जमीन पर पटक देता है और उतने में ही अचानक से गुरेरो भी अपने साथियों के साथ वापस आकर नेरो को पकड़ लेता है। इस दौरान नेरो ने अपनी और पर्ला की जान बचाने के लिए गुरेरो को हॉर्टेंस की सच्चाई के बारे में खुद ही बता दिया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि गुरेरो हॉर्टेंस को रोशोमोट तक पहुंचाने के लिए रोशोमोट से बहुत सारे सोने के सिक्के ले सकता है। अब कहीं ना कहीं गुरेरो को तो यही चाहिए था, इसीलिए वो अगले दिन नेरो को एक घोड़ा देकर पर्ला के साथ वहाँ पर से जाने देता है। लेकिन फिलहाल के लिए नेरो ने हॉर्टेंस को गुरेरो के पास ही छोड़ दिया था और उस दौरान हॉर्टेंस बार बार नेरो को माँ बहन की गालियां दी जा रही थी और पर्ला को भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन नेरो ये सब करने के लिए मजबूर था, पर अभी उसके वहाँ पर से निकलते समय अचानक से उसकी कमर पर एक तीर आकर लगता है, जो असल में गुरेरो ने ही चलाया था, क्योंकि उससे ये बात भी समझ में आ गई थी कि रोशोमोट के कहने पर उसको जान से मारने की कोशिश करने वाला इंसान नेरो खुद ही था। अभी नेरो के घोड़े से गिरते ही गुरेरो अपने साथियों के साथ नेरो को एक फांसी के फंदे पर लटका देता है, जिसके बाद नेरो उससे उसकी बेटी को सेफली किसी जगह पर छोड़ने के लिए बोलने लग गया था। लेकिन गुरेरो को तो पर्ला की कोई टेंशन नहीं थी। तभी अचानक से वहाँ पर राजकुमार अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है, जिन्होंने वहाँ मौजूद गुरेरो और उसके साथियों को जान से मार दिया था। जिसके बाद राजकुमार हॉर्टेंस से बात करते हुए उससे वहाँ पर से चलने को कहता है, जिस दौरान हॉर्टेंस अपने साथ पर्ला को तो ले जा रही थी, मगर उसने नेरो को उसी फांसी के फंदे की हालत में छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी हॉर्टेंस को गुरेरो के पास छोड़कर जाने वाला था और हॉर्टेंस के हिसाब से ऐसे इंसान को तो जीने का कोई भी अधिकार नहीं था। तब पर्ला भी नेरो की मदद करने के लिए नहीं रुकती और हॉर्टेंस राजकुमार और उसकी सेना के साथ वहाँ पर से निकल जाती है, जबकि नेरो बस पीछे फांसी पर लटका बेबस होकर चिल्लाए जा रहा था। और ये वही बेबसी का पल था जब नेरो के पैरों के नीचे एक पत्थर था, जिसके ऊपर से पैर हटते ही उसकी मौत हो जाती। इधर आगे बढ़ते वक्त हॉर्टेंस राजकुमार से झूठ कहती है कि उसने अपने पिता के बारे में खत में सारी बातें झूठ लिखी थी, क्योंकि वो किसी वजह से अपने पिता से नाराज थी और ऐसा हॉर्टेंस ने इसी वजह से करा था क्योंकि नेरो की हरकत के आगे तो उसके पिता उसके साथ ज्यादा अच्छा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब आर्चबिशप रोशोमोट को सजा देने वाला होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी एक सिपाही का कटा हुआ सर लाकर बताता है कि पश्चातापियों के लीडर ने उनके एक और किले के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो लोग जल्दी ही उनके किले पर हमला करने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद तो आर्चबिशप थोड़ा सा परेशान होने लग
लग गया था, लेकिन रोशमोट के पास पश्चातापियों को ही खत्म करने का एक आइडिया था, जो सुनने के बाद आर्क बिशप उसे वो आइडिया बताने के लिए कहता है। तब रोशमोट कहता है कि हम लोग एक बच्चे को नकली राजकुमार बनाकर जानबूझकर पश्चातापियों के लीडर के सामने सरेंडर करते हुए उसे किले की चाबी और राजकुमार का ताज दे देंगे, जिससे खुश होकर जब वो बाद में महल में जश्न मना रहा होगा तो उसी दौरान हम लोग उसके नशे का फायदा उठाकर उसको जान से मार देंगे। अब ये प्लान सच में काम का था, इसी वजह से इस बारे में बात करने के लिए आर्क बिशप रोशमोट को ही पश्चातापियों के लीडर के पास भेजता है, जहाँ पर जाते ही लीडर के साथियों ने रोशमोट के साथ गए सिपाहियों को जान से मार दिया था। जिसके बाद जब वो रोशमोट को लीडर के पास लेकर जाते हैं तो रोशमोट खुद ही उसको अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। अब असल में रोशमोट ने ऐसा इसी वजह से करा था क्योंकि वो चाहता था कि वेलेंरिच के ऊपर पश्चातापियों के लीडर का राज हो जाए और उसके बदले में पश्चातापियों का लीडर रोशमोट को वेलेंरिच की खदाने दे दे। तब ये सारी चीजें सुनने के बाद पश्चातापियों का लीडर तो इसके लिए तुरंत मान जाता है। और इधर जब नेरो को फांसी पर लटके हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, तभी अचानक से वहाँ पर वो कानी चुड़ैल पहुँच जाती है। चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ, कानी चुड़ैल यानी कि बॉर्डनी पहुँच जाती है, जिसे देखकर नेरो खुद ही पत्थर से पैर हटा लेता है क्योंकि वो बॉर्डनी को पर्ला के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। लेकिन तभी बॉर्डनी उसके गले में फंसी रस्सी को काटकर उसे फ्री कर देती है और साथ ही उसकी चेन को भी उतार देती है, क्योंकि असल में उसके हिसाब से पर्ला दुनिया को बचाने का एकमात्र रास्ता थी और पर्ला के बलिदान से ही दुनिया को बचाया जा सकता था। ये बताकर बॉर्डनी पास में पड़ी एक सड़ी हुई लाश के कुछ कीड़े चबाकर उन्हें नेरो के घाव पर लगा देती है, जिससे नेरो का घाव बहुत जल्दी सही हो जाता। वैसे कानी चुड़ैल लोगों का दिमाग भी बढ़ सकती थी, इसीलिए भी उसे ये बात भी पता चल जाती है कि पर्ला फिलहाल के लिए वेलेंरिच में है, लेकिन नेरो और बॉर्डनी वहाँ पर कड़े पहरे की वजह से आसानी से नहीं जा सकते थे। उसी वजह से उन्हें होरास की जरूरत थी, इसीलिए बॉर्डनी नेरो के हाथ बांधकर उसे अपने साथ होरास को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राजकुमार के महल में पहुंचने पर रोशमोट ने उसे बता दिया था कि पश्चातापियों ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और पश्चातापियों के यहाँ पर आने के बाद राजकुमार को कुछ समय के लिए अपने आप को छुपाना पड़ेगा। इस पर राजकुमार भी मान जाता है, जिसके बाद रोशमोट जाकर हॉटेन से मिलता है, जिसके साथ में नेरो की बेटी को देखकर रोशमोट थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। असल में वो इस बात को जानता था कि अगर पर्ला की शैतान के आखिरी वंशज होने के बारे में आर्क बिशप को पता चल जाएगा तो रोशमोट, हॉटेंस और पर्ला तीनों को जान से मार देगा। तब उसकी बातें सुनने के बाद हॉटेंस उसे धमकाती है कि अगर रोशमोट ने धोखे से भी इस बारे में राजकुमार या फिर किसी और को बताने की कोशिश करी तो वो भी उसकी सभी हरकतों के बारे में सबको बता देगी। इसीलिए ये बात सुनने के बाद रोशमोट फिलहाल के लिए शांत हो जाता है। अब रात के समय में जब पर्ला रसोई में जाती है तो अचानक से राजकुमार खुद वहाँ पर आकर उससे बातें करने लग जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हॉटेंस से ज्यादा पर्ला को पसंद करने लग गया था। वहीं उधर बॉर्डनी रात के समय में नेरो के साथ एक जगह पर सो गई थी, पर तभी अचानक नेरो अपने हाथों को खोलकर बॉर्डनी के पास मौजूद एक खंजर को उसकी गर्दन पर रख देता है, जिससे बॉर्डनी की जान हलक में आ जाती है। असल में वो खंजर जादुई खंजर था, जिससे किसी भी तरह के जादूगर या फिर चुड़ैल को मारा जा सकता है। और तब बॉर्डनी अपनी जान बचाने के लिए नेरो को समझाती है कि नेरो वैसे भी किसी भी हालत में उसकी मदद के बिना वेलेंरिच में नहीं घुस सकता और उन दोनों को ही वेलेंरिच में जाने के लिए होरास की भी जरूरत पड़ेगी। खैर, इसकी अगली सुबह वहीं होरास फिलहाल के लिए वेलेंरिच की तरफ ही जा रहा था, तभी रास्ते में उसे काफी बुरी हालत में एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है जो काफी ज्यादा प्यासी थी और अभी उसकी मदद करने के लिए होरास उसे अपने साथ एक घर के पास मौजूद कुएं के पास लेकर चला जाता है, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं होता। तब औरत की हालत को बिगड़ता हुआ देखकर होरास तुरंत ही उसे अपने साथ पास में मौजूद उस घर के अंदर ले गया था, जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। पर तभी अचानक से वहाँ पर नेरो कानी चुड़ैल को लेकर पहुंच जाता है और असल में कानी चुड़ैल ने ही होरास को ढूंढने में नेरो की मदद करी थी। कि फिलहाल के लिए नेरो होरास को वहाँ पर से चलने के लिए कहने लग गया था, लेकिन होरास किसी भी हालत में उस प्रेग्नेंट औरत को छोड़कर जाने से मना कर देता है। और अभी जैसे कि उस औरत को पानी चाहिए था तो बॉर्डनी बताती है कि वो पानी ढूंढ सकती है। इतना बोलने के बाद वो नेरो और होरास के साथ बाहर आ जाती है और जमीन की एक जगह पर हाथ रखने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने के बाद होरास से जमीन को खोदने के लिए कहती है। तो होरास के वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करने के बाद उसे काफी सारा पानी मिल जाता है, जिसे वो बर्तन में जमा करके अंदर ले गया था। लेकिन नेरो के हिसाब से उस पानी में कोई न कोई गड़बड़ हो सकती थी, मगर फिलहाल के लिए होरास उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर उसमें से थोड़ा पानी पी लेता है। और जब उसको काफी देर तक कुछ भी नहीं होता तो नेरो प्यासा होने के कारण खुद भी काफी सारा पानी पी जाता है। दूसरी तरफ अब तक सेनापति और जेनेब भी वेलेंरिच में हॉटेंस के पास पहुंच गए थे, पर जैसा कि हॉटेंस अब रोशमोट की सच्चाई के बारे में किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ समय के लिए सेनापति और जेनेब को कालकोठी में बंद करवा देती है, जिससे गुस्से में आकर सेनापति उसको उल्टा सीधा बोलने लग गया था। इसी बीच रोशमोट पर्ला के पास जाकर उसे वहाँ पर से जाने को कहने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पर्ला की वजह से हॉटेंस किसी भी मुसीबत में पड़े। तब ये सारी बातें सुनने के बाद पर्ला को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा था। दूसरी तरफ उस छोटे से घर में नेरो को अचानक से एहसास होता है कि बॉर्डनी के हाथ खुल गए हैं और खंजर भी उसके पास ही है, जिसका मतलब कि सच में उस पानी में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से नेरो और होरास पूरी तरह से होश में नहीं थे। खैर, फिलहाल के लिए बॉर्डनी उन्हें कुछ कहने की बजाय अपने पास बैठाकर बताती है कि असल में पर्ला शैतान की वंशज नहीं बल्कि जादूगरों की वंशज है, जिसकी बलि देकर सच में सब कुछ सही करा जा सकता है, क्योंकि किसी वजह से भगवान सभी लोगों से नाराज है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतने सालों में बारिश नहीं हुई और जब तक पर्ला की बलि नहीं दी जाएगी तब तक लोग अकाल और भूखमरी से मरते रहेंगे। इतना बताने के बाद वो ये भी बताती है कि वैसे तो शैतान जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें चर्च के लोगों ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए फैलाई थी, ताकि वो अपना विरोध करने वालों को जान से मार सके
और वो लोग ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करा करते थे जो या तो जादूगर थे या फिर किसी भी तरह के मैजिक की प्रैक्टिस करा करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे करके दुनिया में से जादूगर खत्म होने लग गए और धरती का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से भगवान को इस बात से गुस्सा आ गया। खैर अभी ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी नेरो ने परला की बलि देने से साफ मना कर दिया था, पर अभी इससे आगे वो लोग कुछ बात कर पाते, मगर उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट और लेबर पेन की वजह से चिल्लाने लग जाती है। जिस दौरान उसकी हालत को बिगड़ता हुआ देखकर नेरो को ये बात तो समझ में आ गई थी कि बॉटनी के काले जादू के बिना इस औरत को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए वो बॉटनी से उस औरत की डिलीवरी करवाने के लिए कहता है, लेकिन बॉटनी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसके ऐसा करने से उस काले घोड़े वाले आदमी को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता और वो आदमी बॉटनी से काफी ज्यादा खतरनाक है जो उसे आकर जान से मार देगा। ये बात सुनने के बाद नेरो गुस्से में बॉटनी से कहता है कि उसके यहाँ पर आने पर वो खुद उससे लड़ाई करेगा। तब ये बात सुनकर बॉटनी अपने खून का इस्तेमाल करते हुए उस औरत की डिलीवरी करवा देती है, जिसके अगले ही पल उस काले घोड़े वाले आदमी को सच में उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और उस झोपड़ी के पास पहुंचता है। तब उस झोपड़ी के बाहर नेरो 2 हथियार लेकर उससे लड़ने के लिए पहले से ही खड़ा हुआ था, लेकिन वो बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर था जो एक ही हमले में नेरो को काफी दूर फेंक देता है। तभी बॉटनी भी अपने जादुई खंजर की मदद से उस आदमी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वार भी बेकार जाता है। तब ये देखने के बाद नेरो और बॉटनी दोनों मिलकर उस आदमी से लड़ाई करने लग गए थे, जिस दौरान वो आदमी नेरो को साइड में फेंक कर बॉटनी के पेट में तलवार घुसा देता है और फिर बॉटनी को बहुत ज्यादा घायल करने के बाद वो नेरो को भी जान से ही मारने वाला था। पर तभी अचानक होरास खुद बाहर आकर बॉटनी के जादुई खंजर को उठाते हुए उस आदमी को घायल कर देता है। तब उस आदमी के थोड़ा सा कमजोर होते ही नेरो भी पास में पड़ी एक रस्सी को उस आदमी के गले में फंसाता है और उसे घास काटने वाली दराती की तरफ जोर से खींचता है, जिससे उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। क्या भी बॉटनी की हालत खराब होने की वजह से वो नेरो से पास में मौजूद कुछ चींटियों को उठाकर लाने को कहती है और नेरो के ऐसा करते ही बॉटनी उन चींटियों को उठाकर खाने लग जाती है, जिससे वो थोड़ा सा बेटर फील करने लग गई थी। तब नेरो को उससे बात करके ये बात पता चलती है कि असल में बॉटनी की उम्र 800 साल से भी ऊपर है और परला असल में उसकी ही वंशज है। ये बात सुनने के बाद नेरो के तो होश उड़ जाते हैं और उसी दौरान जब होरास उस औरत और उसके बच्चे को देखने के लिए वापस से झोपड़ी के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस औरत ने अपने बच्चे के मुंह के ऊपर तकिया रखकर उसको जान से मार दिया था। दरअसल उसके हिसाब से बॉटनी के हाथों से पैदा होने की वजह से वो बच्चा शापित था। जो बात सुनने के बाद होरास और नेरो के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन बॉटनी को तो इस तरह की बातें सुनने की आदत थी, इसीलिए वो चुपचाप फिलहाल के लिए नेरो और होरास के साथ वेलेंडिज की तरफ जाने लग जाती है। अब वहीं रात में वेलेंडिज में रोशामॉर्ट की बातों का बुरा मानने की वजह से परला थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर महल से जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर राजकुमार पहुँच जाता है, जिसके पूछने पर परला ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था कि असल में वो शैतान की आखिरी वंशज है, जिस बारे में आर्क बिशप को पता चलने पर वो उसको मौत के घाट उतार देगा। तब इस बात पर राजकुमार को भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि हम आर्क बिशप से आपका टेस्ट करवाएंगे और अगर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम सिपाहियों से बोलकर उसको कारागार में बंद करवा देंगे। ये सुनकर परला तुरंत ही राजकुमार के साथ आर्क बिशप के पास चली जाती है, जहाँ आर्क बिशप परला के खून को चेक करने के बाद समझ जाता है कि वो वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो राजकुमार से झूठ बोलता है, जिसकी वजह से परला एक बार वापस से खुश होकर वहीं पर रहने के लिए मान गई थी। और अब इसके अगले दिन तक नेरो भी बॉटनी और होरास के साथ वेलेंडिज के किले के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ पर मौजूद गाँव के लोग गाँव को खाली करके जा रहे थे क्योंकि असल में आज ही वहाँ पर पश्चातापी आकर कब्जा करने वाले थे। जो बात सुनने के बाद नेरो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। खैर अभी बॉटनी होरास को एक घर में ले जाकर काले कलर का एक पत्थर देती है, जिसे होरास को महल के अंदर जाके उल्टा करके रखना था ताकि बॉटनी किसी तरह का काला जादू करके नेरो को आसानी से महल में पहुंचा सके। अब क्योंकि होरास महल में रहने वाले एक बिशप को अच्छे से जानता था, इसी वजह से वो बिशप से मिलने के बहाने से महल के अंदर दाखिल भी हो जाता है, जहाँ पर वो बिशप से बात करते हुए जानबूझकर उन्हें बताने लग गया था कि काले जादू की मदद से लोगों की मदद भी करी जा सकती है और हर जादूगर बुरा नहीं होता, क्योंकि एक जादूगरनी ने कल ही उसके एक इंसान की जान बचाने में मदद करी थी। अब जैसा कि बिशप तो इन सारी चीजों को पहले से जानता था, पर ताकि लोग चर्च के ऊपर से अपना विश्वास ना उठा ले, इसी वजह से वो होरास की छाती में खंजर घुसाकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर किस्मत से होरास की जान बच जाती है और होरास उल्टा बिशप को ही जान से मार देता है। इसी वजह से कुछ सिपाहियों ने होरास को पकड़कर कारागार में डाल दिया था, जिस बात का एहसास बॉटनी को होने पर वो नेरो को इस बारे में बताती है और तब नेरो फैसला करता है कि वो किसी तरह से सबसे पहले परला को महल से बाहर निकालेगा। इसके लिए वो बॉटनी से उसके काले जादू वाली चेन को लेकर सीधा रोशामॉर्ट के पास उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसने रोशामॉर्ट से बातें करते हुए उसके गले में वो चेन डाल दी थी और अब अगर रोशामॉर्ट को उस चैन से अपना पीछा छुड़वाना था तो उसे किसी भी हालत में परला को एक खाली जगह पर नेरो से बात करने के लिए भेजना पड़ेगा। तब रोशामॉर्ट भी बिल्कुल ऐसा कर देता है, मगर जैसे ही थोड़ी देर बाद परला की मुलाकात नेरो से होती है तो नेरो उसे खतरे के बारे में बताते हुए उसे वहाँ पर से भागने के लिए कहता है, पर जैसा कि नेरो के गले में अभी उसकी चेन नहीं थी, इसी वजह से परला को यही लग रहा था कि शायद नेरो ने चेन को उतरवाने के बदले में कानी चुड़ैल से परला का सौदा करा होगा। इसीलिए फिलहाल के लिए वो नेरो की बात को न सुनकर वापस से महल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर आज ही राजकुमार और हॉर्टेंस की शादी भी होने वाली थी। तभी शादी के बीच में अचानक से आर्क बिशप आकर परला को पकड़ लेता है और राजकुमार जब उसे रोकते हुए रात वाली बात याद दिलवाने की कोशिश करते हैं तो आर्क बिशप कहता है कि आप तो रात में मेरे से मिले ही नहीं। इसका मतलब कि आर्क बिशप ने राजकुमार को पूरी तरह से फंसा दिया था और अब जैसा कि पश्चाताप
पश्चातापियों का लीडर भी जल्दी ही वहाँ पर आने वाला था। इसीलिए फिलहाल के लिए आर्क बिशप हॉर्टेंस, रोशामॉर्ट और राजकुमार तीनों को ही एक कमरे में बंद करवा देता है। इधर होरास जेल में बंद होकर अपने सामने कुछ सैनिकों को देखता है जिन्हें होरास के सामान में मौजूद बॉर्गनी का पत्थर मिल गया था और अभी वो टेबल पर लेकर उससे बैठे हुए थे, जो देखकर होरास बार बार उनसे कहने लगता है कि वो पत्थर को उल्टा करके रख दे। तब वो लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसके बारे में एहसास होते ही बॉर्गनी नेरो को उसके कपड़े उतारकर कुछ कीड़ों में अपना खून मिलाकर खाने के लिए देती है। जिस दौरान नेरो के ऐसा करते ही वो जमीन पर गिर जाता है और बॉर्गनी उसके ऊपर मिट्टी डालते हुए उससे मुर्दों की दुनिया से महल में जाकर उस पत्थर को सीधा करने को कहती है। इधर पश्चातापियों के लीडर के वहाँ पर आने पर उसे चाबी मिलने के बाद वो खुश हो गया था, लेकिन अपनी मौत की वार्निंग के बारे में पता होने के बावजूद भी वो सीधा आर्क बिशप की तरफ बढ़ने लग जाता है। जो सारी चीजें रोशामॉर्ट, राजकुमार और हॉर्टेंस भी एक कमरे की खिड़की से देख रहे थे और तब रोशामॉर्ट को तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि पश्चातापियों के लीडर को अपनी मौत के बारे में पता होने के बावजूद भी वो महल में क्यों आ रहा है। उसी दौरान अचानक से पश्चातापियों का लीडर आर्क बिशप के सामने जाकर झुक जाता है, क्योंकि असल में वो सारे के सारे पश्चातापी आर्क बिशप के लिए ही काम करा करते थे और आर्क बिशप ने राजकुमार से उसके राजपाट को हथियाने के लिए ये सारी साजिश रची थी। तब आर्क बिशप और पश्चातापियों के साथी मिलकर राजकुमार के कुछ वफादार लोगों को जान से मारने लग जाते हैं, जो देखकर राजकुमार को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और अभी के लिए पश्चातापियों का लीडर जोसेफिन को भी जान से मारने वाला था। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही आर्क बिशप उसको रोक देता है, क्योंकि वो लोगों के सामने जोसेफिन को राजा बनाकर खुद पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता। तब उसकी बातें सुनने के बाद जोसेफिन शुरू में तो ऐसा दिखाती है कि वो भी आर्क बिशप के फैसले में पूरी तरह से उसके साथ है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वो पश्चातापियों के लीडर और आर्क बिशप के शरबत में बेहोशी वाली दवाई मिलाकर उनको बेहोश कर देती है, जिसके बाद उसने रोशामॉर्ट, हॉर्टेंस और राजकुमार को फ्री करवा दिया था। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक सिपाही आकर जोसेफिन के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है, जो देखकर गुस्से में राजकुमार सबसे पहले तो सिपाही को जान से मार देता है, लेकिन मरने से पहले उस सिपाही ने राजकुमार को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये देखकर हॉर्टेंस अपने पिता रोशामॉर्ट से जल्दी से राजकुमार को महल के बाहर पहुंचाने को कहकर खुद अपने बाकी साथियों को फ्री करवाने के लिए चली जाती है और इधर अब तक नेरो भी मुर्दों की दुनिया से होते हुए महल के अंदर घुस गया था और धीरे धीरे उस पत्थर की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। तब उस पत्थर के पास पहुंचने पर अचानक से उसे मुर्दों की दुनिया में उसका पहला प्यार यानी कि पर्ला की माँ कैलिस्टा दिखाई देती है, जो नेरो को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर वहीं पर रोकने की कोशिश करने लग गई थी। जिस दौरान पहले तो नेरो भी वहाँ पर रुकने वाला था, लेकिन अभी पर्ला का ख्याल आते ही वो कैलिस्टा को आखिरी बार अलविदा कहकर टेबल पर रखे उस पत्थर को पलट देता है। इससे वो वापस से असल लोगों की दुनिया में आ गया था और अभी उसके सामने 4 सिपाही बैठे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद नेरो उनसे लड़ाई कर जैसे तैसे उन्हें जान से मार देता है और एक सिपाही के कपड़े पहनकर पर्ला को जाके फ्री करवाता है। उस दौरान तो पर्ला उसे देखकर इमोशनल होते हुए उसके गले लग गई थी और इसी बीच हॉर्टेंस ने भी सेनापति और जेनेव को फ्री करवा के उन्हें सब कुछ बता दिया था, जिसके अगले ही पल वहाँ पर नेरो भी पर्ला के साथ पहुंच जाता है। तब वो लोग होरास को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन होरास की हालत खराब होने की वजह से वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। इसीलिए अब नेरो और उसके बाकी सारे साथी रोशामॉर्ट और राजकुमार से रास्ते में मिलकर महल के बाहर जाने लग जाते हैं। तो महल के रास्ते में ही उन्हें बॉर्डनी काड़ी चुड़ैल भी मिलती है, जिसने अंदर आकर अब तक काफी सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया था और अभी वो पर्ला को देखकर उसे अपना जादुई खंजर देते हुए बोलती है कि तुम्हें किसी भी हालत में दुनिया को बचाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो सामने से आ रही पश्चातापियों से लड़ने में लग गई थी, जिससे नेरो और उसके बाकी सारे साथियों को किले से बाहर जाने का टाइम मिल जाता है और उस दौरान बॉर्डनी लगातार पश्चातापियों से लड़ाई करती रहती है। तो बॉर्डनी ने काफी सारे पश्चातापियों को जान से मार दिया था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिक पाती और पश्चातापियों का लीडर उसकी गर्दन काट देता है। तब उसकी गर्दन कटते ही रोशामॉर्ट की चैन भी खुल गई थी, पर अभी जैसे तैसे वो महल के बाहर पहुंच चुके थे, जहाँ मौजूद राजकुमार के बहुत सारे वफादार सिपाही आकर उनकी मदद करते हैं और वो लोग 10 दिनों तक गाँव में ही छुपे रहते हैं। पर जैसा की किसी भी हालत में आर्क बिशप को पर्ला चाहिए थी, इसीलिए वो 11वें दिन पर होरास को पश्चातापियों के साथ गाँव में भेजता है और अब अगर नेरो और उसके साथी उसके सामने नहीं आते तो पश्चातापी होरास को जान से मार देते। उस दौरान पर्ला भी ये सारी चीजें छुपकर देख रही थी, मगर होरास को बचाने के चक्कर में वो बाकी सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए वो होरास की मदद नहीं करती और पश्चातापी गुस्से में होरास की गर्दन काट देते हैं। अब पर्ला जब होरास की मौत के बारे में जाकर नेरो को बताती है तो नेरो भी इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है। अब वैसे राजकुमार के कुछ सिपाही चाहते थे कि वो पश्चातापियों से लड़ाई करके जैसे तैसे अपने किले को वापस हासिल कर लें, लेकिन सेना के कम होने की वजह से ये संभव नहीं था। इसी वजह से नेरो चाहता था कि वो किसी जान पहचान के राज्य के पास जाकर पहले उनसे मदद ले, लेकिन हॉर्टेंस और राजकुमार के वहाँ से भागने पर उनकी सेना कमजोर पड़ सकती थी। इसीलिए हॉर्टेंस नेरो को उसकी बेटी के साथ वहाँ पर से जाने के लिए कहती है, लेकिन नेरो इसके लिए नहीं मानता। तब हॉर्टेंस और उसके साथी प्लान बनाते हैं कि वो लोग सुरंग के रास्तों से महल के अंदर जाएंगे ताकि पश्चातापियों के लीडर को खत्म करा जा सके, लेकिन इसमें काफी ज्यादा खतरा होता है और जैसा कि नेरो किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो रात में हॉर्टेंस के साथ इंटीमेट होने के बाद सुरंग वाले मैप को पश्चातापियों के लीडर के पास पहुंचा देता है, जिससे आर्क बिशप को उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था और इसी वजह से अगले दिन पश्चातापी गांव में आकर हर जगह पर पहरा देने लग गए थे। इसकी वजह से हॉर्टेंस को ये बात तो समझ में आ जाती है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है और अब जैसा कि कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए नेरो उन लोगों से वहां से भागकर किसी दूसरे राज्य में चलने के लिए कहता है, जिससे हॉर्टेंस को ये बात भी समझ में आ जाती है कि असल में नेरो ने ही उन्हें धोखा दिया है। तो वो उसे काफी
काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और परला भी नैरो की इस हरकत से एक बार वापस से नाराज होकर वहाँ पर से भाग जाती है, जिसे देखकर नैरो भी उसके पीछे चला गया था। उस दौरान रोशामोट हॉर्टेंस को ये बात समझाता है कि अब वो इस लड़ाई को किसी भी हाल में नहीं जीत सकते, इसी वजह से हमें फिलहाल के लिए यहाँ पर से चले जाना चाहिए, पर बाद में हम लोग वेलेंडेज को बचाने के लिए जरूर आएंगे। तो कोई और रास्ता ना होने की वजह से हॉर्टेंस भी इस पर मान जाती है और इधर तक नैरो ने राजकुमार वाली झोपड़ी में भी सेनापति के पास एक चिट्ठी पहुंचवा दी थी ताकि वो भी अपने साथियों और राजकुमार को लेकर एक सेफ लोकेशन पर चला जाए। अब वैसे असल में इस बार नैरो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर वो लोग पश्चातापियों से लड़ाई करने भी जाते तब भी किसी भी हालत में पश्चातापियों ने जान से मार देते। खैर अब तक पश्चातापियों का लीडर भी अपने सारे पश्चातापियों के साथ बाहर आकर नैरो के बेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन नैरो की चिट्ठी की वजह से सेनापति तो वहाँ पर से पहले ही अपने साथियों को लेकर चला गया था। तभी नैरो खुद ही पश्चातापियों के लीडर को खत्म करने के इरादे से पश्चातापी जैसा बेस बनाता है और एक खंजर को लेकर धीरे धीरे पश्चातापियों के लीडर के पास जाने लग जाता है। लेकिन लीडर के सामने जाने पर जब वो लीडर के ऊपर हमला करने वाला था तभी लीडर को बचाने के लिए उसके साथी एक एक करके नैरो के सामने आने लग गए थे। इससे गुस्से में आकर नैरो लीडर को एक जोर का चमाट मार देता है और तब गुस्से में आकर पश्चातापियों ने भी नैरो को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो नैरो को जान से मारने के लिए उसे उल्टा टांग देते हैं। और अब उस दौरान परला भी ये सब एक छोटे से वॉच टावर के ऊपर चढ़कर देख रही थी और अभी जैसा कि कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि शायद वो शैतान की वंशज है और उसे दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए, इसलिए वो बॉर्डनी के खंजर को सीधा अपने पेट पर मारकर जमीन पर गिर जाती है। तब नैरो तो ये सब देखने के बाद बहुत ज्यादा टूट जाता है, पर इसके अगले ही पल अचानक से वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो सब पश्चातापी नैरो को भूलकर खुश होने लग गए थे, क्योंकि असल में वो पश्चातापी बने ही इसलिए थे क्योंकि खाने पीने की कमी होने की वजह से आर्च बिशप जैसे लोगों ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी थी कि भगवान उनसे नाराज हैं और उन्हें बलि चाहिए। तो बारिश के बीच में नैरो तुरंत ही परला के पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अभी परला होश में नहीं आती, जिससे नैरो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाता है। इधर अब पश्चातापियों का लीडर जब आर्च बिशप के पास जाता है तो उसको देखने के बाद आर्च बिशप उसकी बेइज्जती करने लग गया था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो ऐसा नहीं करता तो पश्चातापियों का लीडर बाद में अपनी मनमानी करने लग जाता। लेकिन आर्च बिशप की यही हरकत पश्चातापियों के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा देती है और वो आर्च बिशप को जान से मारकर महल के नीचे फेंक देता है, जिसके बाद महल के ऊपर पश्चातापियों के लीडर का कब्जा था। वहीं नैरो के रोते समय अचानक से एक कोट पहना इंसान उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और परला को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से कहीं पर लेकर जाने लग जाता है, जिस दौरान अचानक से परला को होश भी आ गया था। पर ये आदमी कौन है, राजकुमार का क्या होगा और क्या सच में राजकुमार वेलेंडिज की मदद करने के लिए आएगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या नैरो अपनी बेटी परला को उस मिस्टीरियस सूट वाले आदमी से बचा पाएगा या फिर इस बार भी किस्मत उसे किसी और ही दलदल में धकेल देगी। माफ करना, मैं इस सीजन के खत्म हो जाने की वजह से अभी आप लोगों को इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन दोस्तों जिंदगी का सफर सिर्फ तलवारों और चुड़ैलों के पुराने जमाने तक ही मौजूद नहीं था। प्रेजेंट टाइम में कभी कभी इंसान अपनी बुरी आदतों से लड़ने के लिए सपोर्ट ग्रुप का सहारा लेता है, पर उसकी तकदीर उसे वापस से मौत के ऐसे खेल में खींच लेती है जहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं। कुछ ऐसा ही हाल हमारे पीट का है, जो वैसे तो लोगों को मारना छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके अपने ही बॉस ने उसके पीछे शहर के पूरे गुंडों को लगा दिया, वो भी सिर्फ 5 लाख की मामूली रकम के लिए। क्या पीट अपनी किलिंग हैबिट को सुधार पाएगा या फिर उसे अपने पुराने दुश्मनों को बताना पड़ेगा कि असली बाप कौन है? पीट की कहानी जानने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप लोग कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके आप लोग उसकी कहानी को भी जान सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जब तक मैं कोई नई वीडियो लेकर नहीं आता तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।